आज हम डिस्कस करेंगे पीजी 4 सेमेस्टर का डायरेक्ट टैक्स का प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम सभी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करते हुए समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या पूछा गया। तो इसमें पूछा गया है, what do you mean by total income? Total income means the aggregate of income from salaries, house property, profit and gains, capital gains, and income from other sources are deducted under section 80C to 80U. The balance is called total income. मतलब कि वो सारे इनकम जो इनकम फ्रॉम 5 सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, उससे जब अंडर सेक्शन 80C टू 80U में डिडक्ट किया जाता है तो जो बैलेंस बचता है उसे ही टोटल इनकम कहते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स एनी रेंट और रेवेन्यू derived from land which is situated in India and is used for agricultural purposes. This type of income is called agricultural income. वो सारे इनकम जो लैंड से प्राप्त हो और वैसा लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड हो, सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए उस पर काम किया जाता है, वैसे इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इज कैलकुलेटेड अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो सैलरी के अंदर रेंट फ्री हाउस को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन किया जाता है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अमाउंट को एज पर गवर्नमेंट रूल से डिटरमाइन किया जाता है। अदर एम्प्लॉयज़ में 2 प्रकार के रूल को फॉलो करना पड़ता है। यदि अगर जो हाउस है वो एम्प्लॉयर अगर उसका ऑनर है तो उसमें ये 3 रूल फॉलो होंगे। यदि एम्प्लॉयर ने वो जो हाउस है उसे हायर किया हुआ है, हायर चार्जेस और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, जो कम होगा वही रेंट फ्री हाउस का टैक्सेबल अमाउंट होगा। लेकिन जब एम्प्लॉयर उस हाउस का ऑनर होगा तो ये डिपेंड करेगा पॉपुलेशन ऑफ सिटी, मतलब कि वहाँ पर कितना पॉपुलेशन है। यदि 25 लाख से मोर देन पॉपुलेशन अगर किसी सिटी का हुआ और वहाँ वो रेंट निकालना है, रेंट फ्री हाउस का वैल्यू करना है, तो 15% ऑफ सैलरी होगा। यदि मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख है, वहाँ पे पॉपुलेशन होगा तो 10% ऑफ सैलरी निकालना होगा। यदि अप टू 10 लाख वहाँ का पॉपुलेशन होगा तो 7.5% ऑफ सैलरी निकालना होगा। ओके फ्रेंड्स, ये तो अनफर्निश्ड हाउस का हम लोगों ने वैल्यूएट किया रेंट फ्री हाउस का। लेकिन फर्निश्ड हाउस का जब निकालना होगा तो उसमें 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर को ऐड करना होगा एंड माइनस करना होगा अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय के द्वारा कुछ अमाउंट पेड होता है तो उसे डिडक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है। एन एसेट विच इज होल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 36 मंथ्स इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। वैसे एसेट्स जिसे हम 36 मंथ से कम समय के लिए अपने पास रखते हैं, ऐसे एसेट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं। ओके, इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इफ़ यू सेल हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर होल्डिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऐसा एसेट्स जिसे आपने 24 मंथ से कम समय तक अपने पास रखा और उसे बेचने पर कुछ लाभ आपको मिला, तो ऐसे गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन। दिखावटी लेन देन क्या है। बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ बॉन्ड जस्ट बिफोर इट पेज अ कूपन पेमेंट एंड देन बाइंग इट बैक वंस द कूपन हैज़ बीन पेड। इसे समझना जरूरी है। बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन वह ट्रांजेक्शन है जब एक बड़ा व्यापारी कुछ सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखता है, तो वो मतलब एक तरह से ये जो ट्रांजेक्शन है ना, इसे टैक्स बचाने की कोशिश होती है। मतलब कि ऐसे समझिए, इसे एक बड़ा व्यापारी, उसके पास बहुत सारे सिक्योरिटीज़ है तो वो अपना टैक्स बचाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, छोटे व्यापारियों को अपने सिक्योरिटीज़ बेच देगा ताकि, और जिसका इनकम मतलब उसके इनकम से कम हो, ताकि उसको
किसी प्रकार का टैक्स ना देना पड़े। क्योंकि अगर उसने बहुत सारा सिक्योरिटी अपने पास रखा है तो उसे बहुत सारा टैक्स देना होगा क्योंकि उसका इनकम हाई है। लेकिन यदि वो छोटे व्यापारी को जिसका इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, वैसे लोगों को वो अगर सिक्योरिटीज रखने के लिए दे देता है तो वो तो वहाँ पे तो उसको टैक्स कोई पे करना नहीं पड़ेगा। जब इसका पीरियड मतलब सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड जब पूरा होगा और जब उससे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो उस टाइम उसे अपने पास रख लेगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये एक प्रकार का डिवाइस है जो अवॉइड करता है इनकम टैक्स पे करने का। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर इज यूनिक नेशनल एंड परमानेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। या यूनिक और नेशनल होता है और यह एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके, इट इज इशूड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड कार्ड। इट हैज़ 10 डिजिट अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन। परमानेंट अकाउंट यूनिक नेशनल और आइडेंटिफिकेशन होता है। इसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ द्वारा जारी किया जाता है। यह 10 अंकों का अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन का होता है। ओके फ्रेंड, यदि आप पिन कार्ड की पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस व्हाट इज़ पिन कार्ड को देख सकते हैं। वहाँ मैंने पिन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द प्रोविज़न ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के क्या प्रोविज़न है इनकम टैक्स के अंदर में। तो इनकम टैक्स के अंदर में है इट इज़ नाइदर इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयज़ इनकम नॉर इट इज़ टैक्सेबल। एम्प्लॉयज़ इनकम में इसे ना तो शो किया जाता और ना ही इस पर कोई टैक्स दिया जाता है। बट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉयज़ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अप टू 9.5%। मतलब कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 12% से ज़्यादा हुआ तो उस पर टैक्स लगेगा। उसी प्रकार इंटरेस्ट जो प्रोविडेंट फंड से इंटरेस्ट एम्प्लॉयज़ को मिलता है तो उससे 9.5 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मिस्टर गुप्ता इज एम्प्लॉयड इन ए फर्म मुंबई। ही इज़ द ग्रेड स्केल, इसका इनकम स्केल दिया हुआ है। सिंस 1 जुलाई 2014 he gets 5,000 per month dearness allowance and 15,000 as medical allowance. He has been provided with a furnished house by the employer. Owner इसका employer है और estimated value जो rent का है मतलब कि हाउस का जो estimated value है 2,000 per month है। फर्नीचर का कॉस्टिंग है 13,000। He has been given a small car which is used for him for his personal purpose. ओके फ्रेंड, तो यहाँ तो उसकी बेसिक सैलरी है आएगी जो वर्किंग नोट 1 से आई है। तो वर्किंग नोट में है उसका जो सैलरी कैलकुलेट होगा वो 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक का। सैलरी स्केल 4,400 से 100 मतलब एक साल पे 100 इंक्रीज़ होगा। तो 1 जनवरी 2014 को उसका जो सैलरी था वो 4,400 था। उसी प्रकार 1 जनवरी 2015 को 4,500 होगा। हर साल 100 इंक्रीज़ हो रहा है। तो 1 जनवरी 2018 को 4,800 होगा। 31 मार्च 2018 से लेकर 1 जनवरी 2019 तक उसका जो सैलरी होगा वो 4,800, 10 मंथ के लिए 48,000 होगा। 31 जनवरी 2019 से मार्च तक 1 मार्च तक का जो उसका इनकम होगा वो 4,900 यानी कि 2 मंथ के लिए 9,800 होगा। तो उसका टोटल जो सैलरी निकल के आया है वो 57,800 होगा। ओके फ्रेंड, डियरनेस अलाउंस जैसा कि दे रखा है उससे 5,000 पर मंथ मिल रहे हैं तो 60,000 होगा। मेडिकल अलाउंस 15,000 था। फ्री हाउस ये वर्किंग नोट 2 से आया है। तो रेंट फ्री हाउस उसका जो हाउस है वो मुंबई में है और उसका जो ऑनर है वो एम्प्लॉयर खुद है। तो लेसर ऑफ फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल 15% ऑफ सैलरी
यानी कि सैलरी का इसका 15% और एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू उसका 2000 पर मंथ रेंटल वैल्यू दिया हुआ था, तो 24,000 है। जो कम होगा वही टैक्सेबल होगा। तो इसमें कम कौन सा है? 15% ऑफ सैलरी। ये रेंट फ्री हाउस का अमाउंट है, बट ये तो फर्निश्ड हाउस है, इसलिए इसमें 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करना पड़ेगा। तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर यानी कि 13,000 का 10% निकल कर आया है 13,917 रुपीज़ आया है रेंट फ्री हाउस का, जो यहाँ एंटर हुआ। फिर उससे स्मॉल कार भी इशूड है, जो वो पूरी तरह अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करता है। तो स्मॉल कार का ऑल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, सारा एक्सपेंसेस जो है वो बॉर्न कर रहा है एम्प्लॉयर, इसलिए इसका जो होगा 1800 इंटू 12 मंथ के लिए, यानी कि 21,600 इसका अमाउंट निकल के आया। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये वर्किंग नोट 4 से आया है। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है 15%, तो 12% तक तो उसको एक्सेम्पशन मिला हुआ है, बट 3% जो उसका 15% है ना कंट्रीब्यूशन, तो 3% उसका जो सैलरी है उससे निकल कर आएगा। इंटरेस्ट 1980 रुपीज़ है, जो अगर 9.5% 22,000 का निकालते हैं तो इतना होगा। 9.5 तक ही उसे एग्जेम्पशन मिला हुआ है, बट एग्जेम्पशन अमाउंट अधिक हो रहा और ये जो अमाउंट है क्रेडिटेड अमाउंट कम हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड नहीं होगा। सिर्फ कंट्रीब्यूशन अमाउंट 1734 रुपये ही टैक्सेबल होगा, जो यहाँ पे लिखा गया। फिर नेक्स्ट है कि उसने कुछ गार्डनर, वॉचमैन और सर्वेंट को रखा है, जो 200 रुपये पर मंथ, 1000 पर मंथ और 600 पर मंथ पर रखा गया है। तो 200 का 2400, 12,000 और 7,200 आया है, जो टैक्सेबल टोटल टैक्सेबल सैलरी निकल कर आया है 1,87,704 रुपीज़। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में एक और क्वेश्चन और में दिया गया है, एक्सप्लेन हाउ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू हिज रेजिडेंस। करदाता का कर दायित्व उसके निवास स्थान के आधार पर किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो रेजिडेंट 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। इसे किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, इसके लिए 2 बेसिक कंडीशन है। जो करदाता है उसे कम से कम 182 डेज के लिए इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहना होता है। ही सी मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन, ही मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड फॉर पीरियड ऑफ 365 डेज इन द लास्ट 4 ईयर्स प्रायर टू प्रीवियस ईयर। मतलब कि जो एसएससी है जिस पर टैक्स लेना है, जिसे टैक्स लेना है, उसे कम से कम 365 दिन के लिए प्रीवियस ईयर से पहले 4 सालों में 365 दिन के लिए उसे इंडिया में रहना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा 2 एडिशनल कंडीशन है। ही मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से पहले उसे 10 सालों में से कम 2 साल इंडिया में रहना होगा। सेकेंड एडिशनल कंडीशन है, ही मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स प्रायर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से पहले 7 सालों में उसे कम से कम 730 दिन के लिए इंडिया में रहना होगा। ओके फ्रेंड्स, ऑर्डिनरली रेजिडेंट जब होगा, दोज हु फुलफिल एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन। ऑर्डिनरली रेजिडेंट उसे कहेंगे जब तो जो बेसिक कंडीशन है उसमें से कम एक बेसिक कंडीशन और दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा करता है, तो उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट उसे कहेंगे वन हु फुलफिल्स एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन बट नॉट द बोथ और एनी वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में एक बेसिक कंडीशन तो वो फुलफिल कर रहा है, बट
वो एडिशनल कंडीशन एक भी फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। नॉन रेजिडेंट, वन हु डज नॉट फुलफिल ऑफ द बेसिक कंडीशन, वह बेसिक कंडीशन एक भी बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं करता है तो उसे नॉन रेजिडेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन एनुअल वैल्यू एंड स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Annual income means the sum for which the building might reasonably be expected to be let from year to year, or where the property or any part of property is let and the actual rent received. जब किसी बिल्डिंग को रेंट पर दिया जाता है तो उससे जो ईयर बाय ईयर इनकम प्राप्त होती है उसे ही एनुअल वैल्यू कहते हैं। और इसमें क्या डिडक्शन अलाउड किया गया है? स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 30% ऑफ द नेट वैल्यू कैलकुलेटेड, deduction of interest on home loan for the property, pre-construction interest. The deduction for this interest is allowed in 5 equal installments starting from the year in which the house is purchased. Municipal taxes or taxes paid to local authorities, property income from house property कैलकुलेट किया जाता है तो ये सारे डिडक्शन अलाउ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लेती हूँ। ओके, वी सोल्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 30 नवंबर 2070 फॉर रुपीज 7,50,000. He had acquired this property from O under a mill on 1 June 2011 and expended rupees 36,800 on its improvement in 2011 to 12. Compute these income under the income capital gains for the assessment year 2018 to 19, assuming that O had acquired this property at a cost of 140,000 in 2001 to 2 and further spent, मतलब इस पर कुछ अतिरिक्त खर्च किए गए 50,000 during the same year on its improvement. The cost inflation indices are as under 2001 और 2 का इन्फ्लेशन कोस्ट है 100, 2011 से 12 का इन्फ्लेशन कोड है 184 रुपीज़ एंड 2017 टू 18 का है 272 रुपीज़। सेलिंग प्राइस इसका है 7,50,000। एक्विजिशन प्राइस जो 2001 में खरीदा गया था ये लैंड तो उसकी वैल्यू थी 140,000, बट इसका अमाउंट 2017 मतलब 17-18 में इसकी अमाउंट क्या होगी? 2001-2 का इन्फ्लेशन अमाउंट दिया रखा है 100 रुपये, 2000 हमने 17-18 का निकालना है तो इसका अमाउंट निकल कर आया है 3,80,800। इस पर कुछ इम्प्रूवमेंट मतलब खर्च किए गए थे, इसके इम्प्रूवमेंट पर 15,000 कब किए गए थे? 2001 में। तो 2001 में इसका जो था इन्फ्लेशन वो 100 रुपीज़ का था, बट हमें निकालना है 2017-18 का, तो इसका इन्फ्लेशन कॉस्ट है 272 रुपये, तो जो निकल कर आए हैं 40,800 रुपये। 2011-12 में भी इस पर कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए थे जो 36,800 का है। तो 2011-12 का इन्फ्लेशन अमाउंट दिया हुआ है 184 रुपये। 2017-18 में इसका अमाउंट 272 है जो निकल कर आया है 54,400, यानी कि टोटल लेस जो अमाउंट है वो निकल कर आया है 4,74,000। तो इसमें से जब सेलिंग प्राइस से इसे माइनस किया जाता है तो 2,74,000 हमें प्राप्त होता है जो कि कैपिटल गेन से। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिडक्शन आर अलाउड टू अ बिजनेसमैन इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट? रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस। यदि वह किसी बिल्डिंग को बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो उस पर जो रेंट, रेट, टैक्स लग रहे हैं वह उसे डिडक्ट टैक्सेबल इनकम में डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। यदि वो कोई प्लांट या मशीनरी है जो उसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, बिजनेस के पर्पज़, तो उस पर रिपेयर्स और इंश्योरेंस जो लग रहे हैं उसे वो डिडक्ट कर सकता है अपने इनकम्स में। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़, bonus or commission paid to the employees, employers' contribution to a recognized provident fund,
employers contribution towards a pension scheme, employers contribution towards staff welfare scheme, expenditure on promoting family planning amongst the employees। यदि बोनस और कमीशन पेड कर रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है किसी एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड में, या एम्प्लॉयर्स को मतलब वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर्स, या फिर एम्प्लॉयर्स के बीच में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर रहा है, तो उस पर जो खर्च हो रहे हैं वो सारे एक बिजनेसमैन अपने इनकम में डिडक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ते हैं। मिस्टर जोसेफ ऑन्स अ हाउस विच इज लेट आउट फॉर residential purpose. The construction of house is completed in June 2014. The annual letting value of the house is 96,000. Municipal taxes paid 2,000. He spent 24,000 on whitewashing. On 1 April 2012, he had borrowed 30,000 on pronote at 12% interest and spent it on the construction of the house. Nothing has been repaid out of this loan so far. Mr. Joseph earns salary of 20,000 per month. He has a scooter for going to office and spends for petrol on an average 1,000 per month. Compute his income from house property and also his टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। मतलब कि इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो 96,000 है और लेस इसमें म्यूनिसिपल टैक्स दिया रखा है 20,000, तो इसका एनुअल वैल्यू निकल कर आया है 76,000। फिर हमें लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 76 का 30% होता है 22,800। फिर इसमें लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि वर्किंग नोट 1 से आया है। लोन इसका 30,000 का था। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका 1/4/2012 से 31 मार्च 2013 में जिसका अमाउंट रेट दिया रखा 12%, उसका 3600 निकल कर आया है। 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक में जो उसका 30,000 का 12% 3600 यानी कि 7200 इसका जो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ऑन लोन निकल कर आया। इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस है 3600 तो इसका इंटरेस्ट होगा, बट इसमें ऐड करेंगे जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है, मतलब 1/5 ऑफ 7200 का 1/5 इसमें ऐड होगा, तो 1/5 इसका निकल कर आया है 1440, जो कि टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन है 5040 रुपीज़। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन है 5040 रुपये। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो निकल कर आया है वो है 48,160। फिर इसमें टोटल इनकम असेसमेंट ईयर का जो टोटल इनकम वो निकालना है, तो इसमें सैलरी को ऐड कर देंगे। तो इसका जो सैलरी था वो 20,000 पर मंथ था, यानी कि 1 ईयर का 2,40,000 होगा। तो इसका जो टोटल अमाउंट मतलब टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम जो निकल कर आया है 2,88,160। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू मीन बाय परक्यूजाइट? गिव 5 एग्जांपल ऑफ टैक्स फ्री परक्यूजाइट। परक्यूजाइट क्या है? ये नॉन कैश बेनिफिट्स है। परक्यूजाइट मीन्स benefits which one enjoys and is attached to an office or position in addition to salary। मतलब कि सैलरी के अलावा जो कुछ भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है वही परक्यूजाइट होता है। इसका जो 5 एग्जाम्पल है टैक्स फ्री परक्यूजाइट का: मेडिकल बेनिफिट्स, टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड इन ऑफिस और फैक्ट्री, tax paid by the employers on the value of perquisites, laptops and computers provided by employers for personal use of employees or any member of his household, scholarship paid by the employer to employees or their children। मतलब ये सारे जो बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयर्स के वो टैक्स फ्री होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द वेरियस अथॉरिटीज इन बीच सेज्ड इन द इंडियन इनकम
टैक्स लॉ एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, मतलब कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या फंक्शन है। इनकम टैक्स अथॉरिटी मीन्स और वेरियस अथॉरिटीज इन विसेज्ड इन इनकम टैक्स, कमिश्नर, जॉइंट वेंचर डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। इनके फंक्शंस है कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इन्वेस्टिगेशन इनटू इकोनॉमिक ऑफेंसेस, रेजिडुअल वर्क ऑफ गोल्ड कंट्रोल, matters relating to consolidation, reduction, exemption from payment of stamp duty under Indian Stamp Act, makes rules, issues instructions and directions etc। ये सारे जो है एक इनकम टैक्स अथॉरिटीज के फंक्शंस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन एनी 10 आइटम्स ऑफ इनकम विच कैन बी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन से इनकम को इंक्लूडेड किया जाता है, वो 10 आइटम्स हैं। डिविडेंड्स को इंक्लूड किया जाता है, इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हाउस रेसेस, कार्ड गेम्स etc, एनी सम रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड etc। फोर्थ है हमारा इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। फिर फिफ्थ है इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर लेट ऑन हायर, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग, यदि इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शो नहीं किया जाता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से शो किया जाता है। ओके फिर पॉइंट नंबर 7 है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पॉइंट 8 है सैलरी ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली और काउंसिल, ये सारे जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं। पॉइंट 9 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है या बैंक डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, कैश क्रेडिट विच आर अनएक्सप्लेन, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट इनकम को भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अनएक्सप्लेन है, जिसे मतलब एक्सप्लेन नहीं किया गया, वैसे इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। अनएक्सप्लेन मनी etc, ऐसे सारे इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूडेड किया जाता है। यदि आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।